प्रोग्राम एक पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, जंग बंदी है मगर मशरक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार है। ईरान और अमरीका की एक दूसरे के खिलाफ धमकियां और सख्त बयानात के बीच मुज़ाकरात के दूसरे दौर की खबरें गर्दिश में हैं। इस्लामाबाद में सख्त सिक्योरिटी इक़दाम से अंदाजा होता है कि पाकिस्तान को अब भी अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की उम्मीद है। लेकिन अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने एकतरफा तौर पर विटकॉफ और कुशनर का पाकिस्तान जाकर ईरानियों से मुलाकात करने से रोक दिया है। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरानी जब चाहे हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे पास तमाम तर बरतरी मौजूद है। बेमकसद बातचीत के लिए आपको 18 घंटों की फ्लाइट लेने की जरूरत नहीं। पिछले 2 दिन से मीडिया और सोशल मीडिया पर भी यही शोर मचा रहा। खुद ट्रंप की तरफ से जुमे को मुज़ाकरात होने की तवक्को का इजहार किया गया, लेकिन जुमे के बाद हफ्ते का दिन भी गुजर गया। ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान आकर वापस चले गए और अब कहा जा रहा है कि यह मुज़ाकरात नहीं बल्कि मुज़ाकरात के लिए मुशावरती अमल था, जिसके लिए ईरानी वजीर खारजा वक्त के साथ पाकिस्तान आए। वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मिले और अपनी तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले करके चले गए। अब ये तजावीज़ अमरीका से शेयर की जाएंगी, लेकिन दौरे की मनसूखी से पता चलता है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के इस मरहले पर ट्रंप इंतजामिया का रवैया मोहतात है। इस बार नायब सदर जेडी वेंस को इस्लामाबाद नहीं भेजा गया। अमरीका के मुताबिक ईरान से कशीदगी के खात्मे के लिए उसे किसी मुआहदे की जल्दी नहीं। उधर ईरान की मुसल्लह अफवाज ने धमकी दी है कि अगर अमरीकी फौज समंदर में मुहासरा, गुंडागर्दी और कजाकी जारी रखती है तो उसे ईरानी मुसल्लह अफवाज की जानिब से सख्त जवाब का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ईरान में भी हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं। ईरानी सदर ने आवाम से बिजली का इस्तेमाल महदूद करने की अपील की है, जो मुश्किलात की अक्कासी करती है। जबकि अमरीका में भी अक्सरियत की तरफ से सदर के मुआवजे का मामला फिर उठ गया है। अवामी जायजे के मुताबिक 55% अफराद सदर के मुआवजे के हामी हैं, जबकि 37% ने इसकी मुखालिफत की है। सियासी सूरत हाल और कांग्रेस में पार्टी पोजीशन को देखते हुए ट्रंप के मुआवजे के अमली इम्कानात बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन मिड टर्म इंतखाबात का दबाव बहरहाल मौजूद है। उधर सीज फायर के बावजूद इसराइल ने फिर लबनान पर हमला किया है, उसके भी अपने असरात होंगे। अब सूरत हाल यह है कि अमरीका ईरान से बराह रास्त बातचीत चाहता है, जबकि ईरान का कहना है कि बराह रास्त मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं। इस वक्त एतमाद की शदीद कमी है। दोनों ममालिक अपने अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम है। ना अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के मामले पर नरमी करने को तैयार है, ना ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम के बारे में मौक़िफ़ तब्दील करने पर आबादा है। ऐसे में पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें कैसे कामयाब होंगी, ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं और अमरीका क्या सोच रहा है, इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और उसके साथ साथ इमरान अली साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि साबिक सफ़ीर हैं, और अहमद हसन अल अरबी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे भी इस तमाम सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। लेकिन मामला जहाँ पर आकर बदला वो स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ है। जब इस जंग शुरू हुई तो इस जंग के अंदर सबसे अहम चीज़ हमने देखी, जो ईरान के तरफ से जब 28 फरवरी को ये जंग का आगाज़ किया गया तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ को बंद कर दिया, और 40 दिन की जंग के बाद अमेरिका इसको खुलवाने में कामयाब नहीं रहा। लेकिन जब ये सीज़ फायर अनाउंस हुआ, पाकिस्तान ने सालसी की कोशिशें की। फील्ड मार्शल खुद ईरान के अंदर मौजूद थे, और उस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से तब ईरान ने अनाउंस किया कि हम इस आबनाए हरमुज़ को ओपन कर रहे हैं। लेकिन उसके अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर यूएस नाकाबंदी कर दी। अब मामला कहाँ जा रहा है इस पर बात करेंगे। साबिक मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि अहमद अल अरबी साहब इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मुनीर अकरम साहब, अब जो सिचुएशन हमारे सामने डेवलप हो गई है, ईरान का वक्त पाकिस्तान आया, अमेरिका जो है वो अब पाकिस्तान नहीं आ रहा, ये अनाउंस कर दिया गया अमेरिकन मीडिया की जानिब से। तो आपको क्या लगता है, पहली सिटिंग बॉय हाई लेवल पर हुई थी, जेडी वेंस मौजूद थे, ईरान का आला वक्त मौजूद था, आमने सामने मुलाकात हो गई, तो अब मुनीर अकरम साहब इस तमाम सूरत हाल के अंदर आपको क्या लगता है कि इस वक्त ये मुज़ाकरात का माहौल किस तरफ जा रहा है? जो माहौल है वो बिगड़ गया है, और उसके बिगड़ने की वजूहात भी हमारे सामने हैं। मेरे नज़र में जो अमेरिकन ब्लॉकेड उन्होंने डाला, और फिर ईरान ने हरमुज़ को फिर बंद कर दिया, और फिर ये जो जहाज़ हैं उनके ऊपर कब्ज़े हो रहे हैं, और बहुत सख्त किस्म की बयानात आ रहे हैं दोनों तरफ से। उससे नज़र आता है कि माहौल बिगड़ गया है, और इस माहौल को वापस सही करने के लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, जिसमें अराक़ची साहब को भी यहाँ वो आए थे, तो मेरे ख्याल में हमने उनके साथ मशवरा किया होगा कि जी
किस तरह से ये माहौल बेहतर हो, और जो मुज़ाकरात इस्लामाबाद टॉक्स जो हो रही थी उसका सेकंड राउंड जारी हो। तो हमने देखना उनकी उनकी क्या शर्त इस पे थी। फिर अमेरिकनों को बताना होगा, अमेरिकनों से बात करनी होगी, कोई माहदा हमने ढूंढना है कि जिसके तहत ये जो ऑब्स्टिकल्स आ गए हैं डबल ब्लॉकेड की वजह से, ये डबल ब्लॉकेड को किस तरह से हटाया जाए, जो जहाज़ पकड़े हैं उनको छुड़वाया जाए और मज़ाकरात वापस जारी हो जाएं इस्लामाबाद में। जो कोर इश्यूज हैं, न्यूक्लियर मसला है, सैंक्शंस वगैरह का जो मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, इनके ऊपर तवज्जो वापस आए और कुछ कॉम्प्रिहेंसिव मुआहदे की तरफ प्रोग्रेस हो सके। तो बहुत ये नाजुक वक्त है इस वक्त, और बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो मीडिएशन एफर्ट्स हैं, क्योंकि अब आमने सामने वो नहीं बात कर रहे हैं, तो इसलिए पाकिस्तान की जो मीडिएशन एफर्ट्स हैं वो ज़्यादा अहम हो गए हैं। और हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि ये कंसिलिएशन एफर्ट्स जो हमारी प्रपोजल्स हों उसकी सपोर्ट पूरी दुनिया की हो, और दोनों पार्टीज़ को मनवाया जाए कि ये एस्केलेशन की तरफ ना जाएं और इस्लामाबाद की जो मुज़ाकरात हैं उसको वापस जारी करें। अब क्योंकि अहमद अल अरबी साहब, ये जब सीज़ फायर हुआ और उसके बाद ये जो कुछ मामलात इस वक्त सीज़ फायर के दौरान भी जारी रहे, इसके अंदर आपको क्या लग रहा है कि ये एक स्ट्रैटेजिक पेशेंस दोनों की तरफ से दिखाई जा रही है, या जो ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों की तरफ से वक्त बाय किया जा रहा है और एक मजीद कशीदा सूरत हाल के लिए? तो इसमें से आपको दोनों में से क्या ऑप्शन नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मिडल ईस्ट एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड थिएटर है और आपसे नहीं है, हमेशा से बहुत कॉम्प्लिकेटेड थिएटर रहा है। मल्टीपल एक्टर्स हैं, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, लेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज़्यादा हैं और अनएंडिंग एक कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी है। और इस इन्वायरमेंट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द यूएस एंड ईरान, उसका भी अपना 50 साल का एक बैगेज है और बहुत सारे प्रिंसिपल एक्टर्स हैं, फिर वेरिएबल्स हैं, फिर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं और फिर स्पॉयलर्स हैं। सो इस हालात के अंदर सर्टेनिटी के साथ कोई भी बात करना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन जहाँ तक आप हिस्टोरिकल डेटा देखें या आप एनालिटिकल ओवरव्यू करें, तो जब दो बड़े ममालिक एक दफ़ा जंग करते हैं, फुल ऑन एक फुल फ्लेज वॉर के अंदर जाते हैं, उसके बाद आप सीज फायर अचीव कर लेते हैं और उस सीज फायर अचीव करने के बाद इमीडिएटली वापस जंग में जाने के चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू अ लॉन्गर और थोड़ा सा लंबा पीरियड ऑफ पीस। सो जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो मुज़ाकरात है ये लंबे चलेंगे और चांसेस ऑफ गोइंग बैक टू वॉर वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गए, लेकिन वो कम है दूसरी साइड के मुकाबले में। दूसरी, जहां तक आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात की, देखिए इस वक्त जिस नहज के ऊपर निगोसिएशंस खड़ी हैं और ये टॉक और पीस प्रोसेस जहां पे चल रहा है, आई थिंक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो फेस सेविंग और डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने का भी है। जैसे मिसाल के तौर पे अमेरिकन ने ये कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खिलाएंगे बिकॉज ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेस सेविंग हो सकती है यूएस के लिए। मिड टर्म इलेक्शंस में उन्होंने जाना कि उससे पहले हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खिला के दुनिया को खुलवा के दुनिया को एक कैटास्ट्रोफी से निकाला। और दूसरी तरफ इरानियंस भी अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसके लिए एक फेस, जैसे पिछली दफ़ा राइजिंग लाइन 1 हुआ था तो अमेरिकन ने ईरान के न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज उन पे अटैक किया। ईरान ने कहा वो फैसिलिटीज पहले ही हम खाली कर चुके थे, और फिर जब ईरान ने कतर में अमेरिकन बेस पे अटैक किया तो अमेरिकन ने कहा वो बेस खाली कर चुके थे। तो आई थिंक इस वक्त जो ड्राइविंग फैक्टर है इन नेगोशिएशंस का वो फेस सेविंग या ऑप्टिक्स हैं जो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए। अच्छा रकम साहब, क्योंकि पहले ईरान ने इनकार कर दिया था मुज़ाकरात में शामिल होने से, और अब भी दोनों फरीकैन तो मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठे, लेकिन ईरान ने ज़रूर पाकिस्तान का दौरा किया और ईरान की शर्त ये थी कि मुज़ाकरात में तब शामिल होंगे जब ये जो यूएस ब्लॉकेज है इसको ख़त्म किया जाए। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर यूएस ब्लॉकेज है, आपको लगता है कि ये इकनॉमिक प्रेशर ईरान पर बिल्ड कर रहा है जिसकी वजह से अब वो मुज़ाकरात के लिए भी आमादा नजर आते हैं? जी मेरे ख्याल में देखिए, ब्लॉकेड जो है उससे ईरान को मुश्किलात तो पेश हो रही हैं, क्योंकि उनकी तेल की तिजारत में इंटरप्शन आ गई है और उनको जो आमदनी मिल रही थी वो तिजारत से वो बंद हो गई है।
पर मेरे ख्याल में जो दूसरी तरफ जो नुकसान हो रहा है हॉर्मूज के बंद होने से, वो नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने तो पूरा पूरा तेल की तिजारत, फर्टिलाइज़र वगैरह सब की तिजारत वहाँ बंद हो गई है। उसमें पूरी दुनिया पर, ना सिर्फ खलीज के ममालिक जो ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं उन पर दुनिया की जितनी भी ऑयल इंपोर्टर्स हैं उन सब पर इम्पैक्ट आ गया है। तो हॉर्मूज का जो कार्ड है वो ज़्यादा मजबूत है अमेरिकन ब्लॉकेड से भी। पर इसका हल यही ढूंढना होगा हमें, क्योंकि पहले ईरान ने कहा था कि हॉर्मूज खोलने के लिए तैयार हैं, सिर्फ अमेरिकन ब्लॉकेड हटाना है। तो मेरे ख्याल में इस पे कोई मुआहदा हमने करवाना है कि ये दोनों ब्लॉकेड जो हैं, अमेरिकन ब्लॉकेड है और जो ईरान का हॉर्मूज पे ब्लॉकेड है, ये दोनों हटाए जाएं और कुछ अमन की तरफ ये प्रोग्रेस हो और मुज़ाकरात जो इस्लामाबाद टॉक्स हैं उसका राउंड 2 जो है वो कन्वीन हो सके। तो ये मसलों को हमने हल करवाना है, और इनडायरेक्ट टॉक्स हो रहे हैं तो पाकिस्तान का रोल बहुत इसमें है। राइट। अब अहमद हसन अल अरबी साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए जो भी कुछ हुआ ईरान ने पहले भी 40 दिन की जंग के अंदर किया, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक प्रेशर बिल्ड करके उसकी इकोनॉमिक सर्वाइवल के हवाले से ब्लॉकेज मजीद दिन तक बढ़ाया जाता है, तो उस सर्वाइवल के लिए ईरान कहाँ तक जा सकता है? आई थिंक देखिए, सर्वाइवल की जहां तक बात है, ईरान का सर्वाइवल आई थिंक इतना फ्रेजाइल नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो डबल ब्लॉकेट है, बिल्कुल आई एग्री कि उसके ऊपर इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, लेकिन जो डबल ब्लॉकेट की वजह से क्या एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इतनी जल्दी 15 से 20 दिनों के अंदर ईरान को, तो आई थिंक ये थोड़ी सी मुझे ओवर स्टेटमेंट लगेगी। लेकिन इसके साथ साथ ईरान मैनूवर कर रहे सिचुएशन में। देखें, ईरान खुद निगोशिएशंस के जो सारे मामलात हैं उसको उसमें बड़ी पॉजिटिव वेव आई है, स्पेशली इन द लास्ट 12 to 15 आवर्स। और आई थिंक मुझे ज़ाती तौर के ऊपर ऐसे लगता है कि अमेरिका भी ज़्यादा देर तक नहीं करना चाहेगा डबल ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। अमेरिकन्स, आई बिलीव दे आर यूजिंग दिस डबल ब्लॉकेड एज अ टैक्टिक कि वो निगोशिएशन टेबल के ऊपर अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को मजीद बेहतर कर सकें। सो आई थिंक डिप्लोमेसी में, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आप काइनेटिक डोमेन से डिप्लोमेटिक डोमेन में ट्रांसफर कर चुके होते हैं, तो फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी पोजीशन है, चाहे वो मैक्सिमलिस्टिक हो चाहे मिनिमलिस्टिक हो, उसका फैसला टेबल के ऊपर ही होगा। सो ये जो डबल ब्लॉकेट वाली आपने बात की, आई थिंक इसका भी जो हल है वो टेबल के ऊपर ही निकलेगा। उसके क्या डायनामिक्स होंगे वो वक्त ही बताएगा, लेकिन आई थिंक डबल ब्लॉकेट ऑफ हॉर्मुज कोई ऐसा, मुझे अब इस वक्त, आज जब हम बात कर रहे हैं, कल हालात क्या होंगे मेरे पास कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस वक्त मुझे डबल ब्लॉकेट कोई ऐसी इतनी बड़ी ऑब्स्टिकल नहीं लगती कि वो जो पीस प्रोसेस है उसको हिंडर करे और ये सस्टेनेबल पीस की तरफ ना जा सके। ये टेम्पररी है और ये निगोशिएशन के स्कोप में, निगोशिएशन स्पेस में अपने लेवरेज को इंक्रीज करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक डोमेन के अंदर शायद इसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं है प्रिंसिपल एक्टर्स को। हाँ, जो बाकी पूरी दुनिया है वो तो सफर कर रही है। चाइना को फर्क पड़ रहा है, पाकिस्तान को पड़ रहा है, ईरान को पड़ रहा है। हॉर्मुज के बंद होने से जो कमोडिटीज की प्राइस जो है जो इंक्रीज हो रही है, उससे इन तमाम ममालिक को फर्क पड़ रहा है। लेकिन जो प्रिंसिपल एक्टर्स वाली आपने बात की, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले चंद दिनों में एक सस्टेनेबल जो सोल्यूशन है हॉर्मुज वाली ब्लॉकेट का भी निकल आए। ठीक। और मुनीर अकरम साहब, आपको क्या लगता है कि अब अमेरिका में जब बात चल रही है सदर के मुआवजे के हवाले से, फिर इटसेल्फ वहाँ पर जो मुख्तलिफ सर्वेज आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि वहाँ पर अमेरिकन आवाम ये जो जंग है इसके खिलाफ मौक़िफ़ रखती है, और इसराइल के खिलाफ करारदादें भी पेश हो रही हैं, मंजूर नहीं हो रही लेकिन पेश ज़रूर होना शुरू हो गई हैं। आपको लगता है कि जो इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर जो बिल्ट हो रहा है वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप पर, वो उनके इंटरनेशनल जो जितने भी फैसले हैं उस पर असरअंदाज होगा और इस फैसले पर भी असरअंदाज हो सकता है? ये अमेरिका पे तो बहुत प्रेशर जारी है। देखें, पूरे यानी कि उनकी पूरी इकोनॉमी में तेल की अगर कीमत बढ़ जाती है, और मेरी नज़र में अगर ये हॉर्मुज का ब्लॉकेज जारी रहेगा तो तेल की कीमत बढ़ जाएगी। अब 100 के करीब है, 110 हो के फिर 150 तक आगे हो सकती है अगर ये हॉर्मुज का ब्लॉकेज ना खोला जाए।
तो फिर इंटरनेशनल इकोनॉमी पे बहुत असर आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, फर्टिलाइज़र, फूड प्राइसेस सब बढ़ जाएंगी, पूरी दुनिया के ऊपर इसकी अहम इम्पैक्ट होगा। तो वो ईरानी समझते हैं, ईरानियों ने हॉर्मुज़ को बंद करके पूरे यानी इंटरनेशनल इकोनॉमी का गला पकड़ लिया है। तो वो समझते हैं वो इतनी आसानी से वो नहीं खोलेंगे। पर मेरे नज़र में वो अगर उन्होंने माना था खोलने के लिए, उस पर वापस उनको ले आना है, और उसको ले आने के लिए जो अमेरिकन ब्लॉकेड है उसको हटाना पड़ेगा। और हमारी कोशिशें यही होनी चाहिए कि ये जो मुश्किलात पेश आ गई हैं मुज़ाकरात के दरमियान, ये पहले इनको हल करें और मुज़ाकरात वापस शुरू करवाएं। तो आई एम श्योर कि इसके ऊपर हमारी तवज्जो है, हमारी एफर्ट्स इस पे जारी हैं। और क्योंकि फ़ेस टू फेस टॉक्स नहीं हैं, तो पाकिस्तान की जो मीडिएटरी एफर्ट्स हैं वो ज़्यादा अहमियत उनकी हो गई है। और अहमद हसन अल अरबी साहब, आप क्या समझते हैं कि ईरान के अंदर जो मुजाहरे इस जंग के दौरान या अभी भी होते हैं, उसमें रिवेंज का एक जिक्र किया जाता है कि जो शहादतें उनकी हुई थी, उनके सुप्रीम लीडर की जो शहादत, दीगर सीनियर लीडरशिप की या सिविलियंस की या बच्चों की शहादतें हुई हैं, आपको लगता है कि ईरान ये समझता है कि जो कुछ जवाबी कार्रवाई अब तक की गई है वो रिवेंज हैज़ बीन टेकन? और दूसरा, ईरान क्या दे सकता है इस सीज फायर के बाद एक अमन मुआहदे के अंदर अमेरिका को, और अमेरिका क्या दे सकता है ईरान को? जी देखिए, आई थिंक जहाँ पे इस वक्त दुनिया में जो सबसे पॉपुलर नैरेटिव है वो ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें कैपेसिटी थी रीजनल और ग्लोबल वॉर बनने की, उसको रोकना चाहिए। दुनिया में आप इस कोने से दूसरे कोने तक, इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक आप चले जाएं तो वहाँ भी कमोडिटीज़ की प्राइस, पेट्रोल की प्राइस, ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, जिससे डायरेक्ट जो पब्लिक है वो इफेक्ट हुई है। 7 अरब जो पॉपुलेशन है दुनिया की, तमाम को इसके इम्पैक्ट्स पहुंचे हैं। और सबसे पॉपुलर नैरेटिव ना सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर यह था कि इस कॉन्फ्लिक्ट में पॉज आना चाहिए। जो फोर्सेस इस कॉन्फ्लिक्ट को इंस्टिगेट कराने, फैलाने या बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, वो अनपॉपुलर होती चली जा रही थी और पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी। सो आई थिंक अभी जब निगोसिएशन शुरू हुई है, जो आपने देखा कि वो जो नो किंग प्रोटेस्ट यूएस के अंदर हुए, फिर इसराइल के खिलाफ जो सेंटिमेंट जो है तेजी से नीचे गिर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी के अंदर जो फर्क आया, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं परसेप्शन डोमेन के अंदर। और आई थिंक अमेरिका और ईरान दोनों की कोशिश ये है कि जो निगोसिएशन का, पीस प्रोसेस का ये जो सारा मामला है, इसमें वो अपने आप को पोजिशन कर सकें एज वॉइसेस ऑफ पीस रादर देन वॉइसेस ऑफ वॉर। तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि जो बॉल है वो इधर से उधर थ्रो करते चले जा रहे हैं। अमेरिकन कहते हैं द बॉल इज इन द इरानियन कोर्ट्स, इरानियन कहते हैं कि हमने ये कुछ कर लिया, नाउ द बॉल इज इन द अमेरिकन कोर्ट। सो ये परसेप्शन डोमेन में अपनी जो पोजीशन है उसको बेहतर करने के लिए इस सूरत हाल के अंदर मुनीर अकरम साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि जो मुआहदा इससे कबल जो है वो ईरान और यूएस के दरमियान हुआ था 2015 के अंदर, जिसे JCPOA कहा जाता है, उसके अंदर बहुत से दीगर ममालिक भी शामिल थे। तो जब अब सिक्योरिटीज़ और गारंटीज़ मांगी जा रही हैं, तो क्या हमें 2015 की तरह ही सूरत हाल नज़र आएगी जिसमें P5+1 नेशन और एक तरफ ईरान ने था, यूनाइटेड नेशंस, UK, फ्रांस, चाइना, रशिया, जर्मनी और EU मौजूद थे, वो ही नज़र आएगी? और फिर रीजनल ममालिक में से कौन कौन इसमें मजीद शामिल हो सकता है सिक्योरिटीज़ और गारंटीज़ को लेकर, और पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है सिक्योरिटीज़ और गारंटीज़ को ही लेकर? जी, मेरा ख्याल ये गारंटीज कहाँ न कहाँ आएंगी इस मुआहदे में। पर पहले तो ये देखना है कि मुआहदा हो। जब मुआहदा होगा तो फिर उसकी गारंटीज होगी। अब वो किस तरह की गारंटीज होती हैं, वो बायलैटरल भी हो सकती हैं, मल्टीलैटरल भी हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं। एक तरफ से अमेरिका कोई गारंटीज देगा कि मैं वापस हमला नहीं करूँगा, दूसरी तरफ से जो खित्ते के ममालिक हैं वो कहेंगे हम इसको सपोर्ट करते हैं। तीसरा कि सलामती काउंसिल में जाकर, जैसे JCPOA को सलामती काउंसिल से इंडोर्स करवाया था, इसी तरह से कोई भी मुआहदा होगा तो उसको सलामती काउंसिल में ले जा सकते हैं। वहाँ उसकी वो जो अप्रूव होता है तो वहाँ फिर उसकी लीगली बाइंडिंग इफ़ेक्ट हो जाता है, एक लीगल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। तो उसके तहत भी हो सकता है। अगर वहाँ सलामती काउंसिल से करवाया अप्रूव, तो फिर जो बाकी ताकतें हैं दुनिया की, चीन है, रूस है, वो सब भी शामिल हो जाएंगे इसकी अप्रूवल में।
तो ये बहुत सारे रास्ते हैं, पर ये सिक्योरिटी गारंटीज की जो सवाल है ये बाद में आएगा। पहले तो हमने मुज़ाकरात को शुरू करवाना है वापस, और मुआहदा करवाना है ये न्यूक्लियर और बाकी जो मसले हैं सैंक्शंस वगैरह के। तो सिक्योरिटी काउंसिल बाद में आएगा, पर इस वक्त जो मसले हैं वो कुछ और ही हैं। वो मेरे ख्याल में डबल ब्लॉकेड का मसला है, उसको हटाना होगा पहले। ठीक है, साबिक सफ़ीर इमरान अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब मामला ये है कि यूएसए ने जो ईरान के हवाले से बहुत से अंदाजे लगाए थे, वो तो हमें इस जंग के अंदर गलत होते साबित दिखाई दिए, क्योंकि इससे कबल जो 9 महीने पहले वॉर हुई थी इमरान साहब, वो हमने देखा था कि उसमें भी 12 दिन की वॉर के बाद ईरान ने 12 दिन खूब अपने आप को डिफेंड भी किया और फिर इसराइल पर अटैक भी किया था। इस दफ़ा तो जिस दिन हमला ये किया गया 28 फरवरी को, उसी दिन ईरान ने जो है वो रिटेलिएट किया और तमाम अमेरिकन बेसिस पर और इसराइल पर जो है वो हमला कर दिया, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी बंद कर दिया। सो जो अंदाजे उस वक्त ईरान के बारे में लगाए गए वो कुछ हद तक गलत साबित हुए। अभी आपको जो इकोनॉमिक प्रेशर यूएस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है ईरान पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ब्लॉकेज के हवाले से, आपको लगता है कि वो अंदाज़ा यूएस का ठीक है कि वो प्रेशर बिल्ड हो पाएगा? जी बिल्कुल, वो अभी जो इन्होंने ब्लॉकेट किया है वो इनको भी ख्याल है कि वो बहुत अच्छा तरीका हो सकता है ईरान पर प्रेशर डालने का, और मेरा ख्याल है ब्लॉकेट जो है हर्ट कर रहा है। अच्छा इमरान साहब, क्योंकि ये दोनों ममालिक एक आमने सामने बैठ चुके हैं, 1979 से लेकर अब तक नहीं बैठे थे, लेकिन इस्लामाबाद टॉक्स के अंदर बैठे, अब ये एक दूसरे के आमने सामने बैठने को तैयार क्यों नहीं है? क्या पता कर लें, अभी भी क्या पता कर लें। अभी जो पोस्चरिंग होती है वो फर्क होती है, जो हकीकत होती है वो फर्क होती है। क्या पता अवे फ्रॉम द पब्लिक आए, वो बैठ के एक दूसरे के साथ कर लें। लेकिन ईरान ने चूंकि स्टैंस ले लिया है कि ब्लॉकेट के होते हुए वो बात नहीं करेगा, इसलिए अमेरिका पीछे नहीं हटा। तो फिर ईरान ने फिर भी टॉक्स को चांस देने के लिए अपना जो फॉरेन मिनिस्टर के साथ उनका वफ्द है, ऑल्दो वो कह यही रहे हैं कि वो बायलैटरल ताल्लुकात के लिए आए, लेकिन जब आप एक जगह पे होते हैं जहाँ दूसरी टीम भी आ रही हो तो इनएविटेबली बातचीत हो जाती है। हमें नहीं पता कि अमेरिका के जो मंदूब आ रहे हैं वो कब वहाँ से निकले हैं, ऑलरेडी निकल चुके हैं, ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। ये चीज़ें सीक्रेसी। मुनीर अकरम साहब, इस सारी सिचुएशन के अंदर हमने देखा कि जब ये सीज फायर हो रहा है, मैं इमरान अली साहब आपसे ही जानना चाहूँगा यही चीज़ कि अब सीज फायर हुआ, मामलात मैं अगर टॉप 3 आपसे डिस्कस कर सकूं जो टेबल पर हैं जिस पर हमने बात करनी है, उसमें यूरेनियम है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है और उसके साथ ईरान सैंक्शंस पर बात करना चाहता है। अब आप क्या समझते हैं कि जो 2015 में मामला जब डिस्कस हुआ दोनों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, इस बार सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो क्या उसका हल भी निकालना उतना ही कॉम्प्लेक्स है? नहीं, 2015 से ईरान के लिए ज़्यादा ख़राब मुआहदा ढूंढने की अमेरिका कोशिश करेगा, क्योंकि वो ये तो दुनिया को नहीं बता सकता कि वो जंग हार गया। अगरचे वो हार गया भी हो, लेकिन दुनिया के सामने वो ये इमेज नहीं रख सकता कि हम जंग हार गए हैं। उसमें 3% इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी, इस दफ़ा शायद 0 हो जाएगी। और दूसरा जो न्यूक्लियर जो उनकी एनरिच्ड यूरेनियम है उसके जाने का मसला है। तो लेकिन मेरा ख्याल है न्यूक्लियर का इशू सॉल्व हो जाएगा। जो अपना हॉर्मुज़ पे उसमें भी रेसिप्रोसिटी के बेसिस पे वो कर लेंगे, सैंक्शंस भी चले जाएंगी, लेकिन लबनान का मसला भी अटका हुआ है। और ओवरऑल जो है ईरान को ये गारंटी कि उसको दोबारा अटैक नहीं किया जाएगा, इसका मसला है। तो ये चीज़ें अपना हॉर्मुज़ के मसले के लिए ईरानियन जो डेलीगेशन है पाकिस्तान के बाद शायद रूस जाए और फिर ओमान जाए। तो ओमान दूसरा आप वर्ड यूज़ कर लें, को सॉवरेंटी वाला है अपना हॉर्मुज़ के ऊपर। तो ईरान और ओमान मिलके कोई दरमियाना रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करेंगे जिससे ईरान को फ़ायदा हो अपनी बारगेनिंग। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ऐमन हसन अरबी, इमरान अली और मुनीर अकरम साहब मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक।
प्रोग्राम एक पाकिस्तान में खुशामदीद नाज़रीन। जंग में मिसाइल, गोला बारूद और गोलियां नहीं, हिकमत अमली जीतती है। जहाजों से बमबारी या फिर खतरनाक बमों के धमाके नहीं, दुरुस्त फैसले तारीख बदलते हैं। और यही मशरिक़ वस्ता में दोहराई जा रहा है, जहां अमेरिका ने पहले ताकत आजमाई लेकिन नाकाम रहा, और अब मैदान जंग से कदम पीछे हटाकर उसने ईरानी मईशत का गला पकड़ा है। जो मकसद उसे बमबारी और धमकियों से हासिल ना हो सका, वो आपदाए हरमज की नाकाबंदी से हासिल होता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, इस हवाले से ईरान जो कल तक अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठने से इनकारी था, आज मुज़ाकरात के लिए आमादा दिखाई देता है। सवाल यही है, आखिर क्यों? क्या आपदाए हरमज बंद करने का फैसला ईरान पर ही उल्टा पड़ गया? बात कुछ ऐसे ही है, और इस कहानी का रुख उस वक्त बदला जब अमेरिका ने 13 अप्रैल से ईरानी बंदरगाहों की मुकम्मल बहरी नाकाबंदी शुरू की। यह सिर्फ एक ऐलान नहीं था, यह एक मुनज़्ज़म, वसी और खतरनाक ऑपरेशन था। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक इस नाकाबंदी में 10,000 फौजी एहलकार, 100 से ज़ायद तैयारे और 17 जंगी बहरी जहाज मुसलसल मुतहरिक हैं। अब तक 34 बहरी जहाज वापस मोड़े जा चुके हैं। 3 बड़े ऑयल टैंकर्स तूफानी, मैजेस्टिक एक्स और तोस्का को या तो कब्जे में लिया गया है या नाकारा बना दिया गया। उधर ईरान भी खामोश नहीं, उसने आपदाए हरमज में 5 तिजारती जहाजों को निशाना बनाया, जिनमें से 2 उसकी तहवील में है। लेकिन फर्क वाज़ेह है, ईरान मखसूस जहाजों को रोक रहा है, जबकि अमेरिका हर उस जहाज को रोक रहा है जो ईरान की तरफ जा रहा है या ईरान से बाहर जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक यही वो हिकमत अमली है जिसने खेल बदल दिया, क्योंकि ईरान जंग और पाबंदियों का आदी है लेकिन नाकाबंदी का नहीं। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर के मुशीर मेहदी मोहम्मदी ने एतराफ किया है कि यह नाकाबंदी बमबारी से कम नहीं, और हकीकत भी यही है, क्योंकि इस बार निशाना ईरान के मिसाइल नहीं, मईशत है, जिससे ईरान पर दबाव बहुत बढ़ गया है। इसकी गवाही आलमी मीडिया ही नहीं, आदाद शुमार भी दे रहे हैं। ईरान रोजाना तकरीबन 30 से 35 लाख बैरल तेल पैदा करता है, इसमें से 20 लाख बैरल मकामी रिफाइनरीज इस्तेमाल कर लेती हैं। बाकी 15 लाख बैरल रोजाना या तो बरामद होना है या जखीरा किया जाना है। लेकिन जब रास्ते बंद हो जाए तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। ईरान के पास तकरीबन 3 करोड़ बैरल जखीरा करने की गुंजाइश है, जो सिर्फ 16 से 17 दिन में भर सकती है। लेकिन इसका भी एक खुफिया हल ईरान ने निकाल रखा है, और वो है फ्लोटिंग स्टोरेज, यानी तैरते गोदाम। उन्हें भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां 14 से 15 करोड़ बैरल तेल समुद्र में खड़े टैंकर्स में रखा गया है। लेकिन यह हल भी वक्ती है और महंगा है, और अमेरिका नाकाबंदी के बाद खतरनाक भी। अगर मसला यह है कि ईरान तेल की पैदावार जारी रखता है तो यह जखीरा करने की गुंजाइश जल्द खत्म हो जाएगी, और अगर पैदावार रोकी गई तो कुओं का नुकसान होगा, जो मुस्तकिल मुश्किल में बदल सकता है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि तेल के कुओं की तवील बंदिश से रिजर्वायर प्रेशर मुतासर होगा, नतीजे में तेल कुएं मुर्दा भी हो सकते हैं। अमेरिकी दावा है कि ईरान को नाकाबंदी से रोजाना $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है, यानी माहाना नुकसान $15 अरब तक जा सकता है, जबकि जंग से अब तक मजमूई नुकसान $270 अरब तक पहुंच चुका है। ईरान की 80% बरामदात तेल और गैस पर मुश्तमिल है, और मईशत का 24% उन्हीं पर खड़ा है। यानी ये नाकाबंदी सिर्फ दबाव नहीं, मुआशी गला घोटने के मुतरादिफ है। इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने यह पेशकश की कि अगर नाकाबंदी खत्म हो जाए तो ईरान फौरी मुज़ाकरात को तैयार है। यह वही ईरान है जो कल तक इनकार कर रहा था, लेकिन अब मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब्बास अराक़ची के पाकिस्तान, मस्कत और मॉस्को के दौरे इसी अहम मकासद को जोड़ते हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने आपदाए हरमज की बंदिश का पहले से बंदोबस्त कर रखा था। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन की सूरत जो इस कशीदगी में आपदाए हरमज का मुतबादिल बनकर सामने आई है, सऊदीया की अब मुकम्मल सलाहियत यानी 7 मिलियन बैरल यौमिया पर चल रही है, या बंदरगाह के जरिए 5 मिलियन बैरल रोजाना ये बरामद हो रहा है। साथ ही 7 से 9 लाख बैरल पेट्रोलियम मसनूआत भी भेजी जा रही हैं। इसलिए दुनिया रुक नहीं रही, बल्कि रास्ते बदल रहे हैं, वरना तेल की आलमी कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ जाती। यही वो धचका है जिसने ईरान की हिकमत अमली को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि हरमज बंद करके ईरान समझ रहा था कि दुनिया दबाव में आ जाएगी, लेकिन दुनिया ने मुतबादिल ढूंढ लिया। अब सवाल यह नहीं कि जंग कौन जीत रहा है, सवाल यह है कि कौन ज्यादा देर तक दबाव बर्दाश्त कर सकता है। और जवाब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है कि यह जंग गोलियों से नहीं, मईशत से लड़ी जा रही है, और इस बार नाकाबंदी वो करके दिखा रही है जो मिसाइल नहीं कर सके। ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में इसी नाकाबंदी ने सबसे अहम किरदार अदा किया। अमन के लिए पाकिस्तान भी किरदार अदा कर रहा है, जिसके लिए पूरी दुनिया दुआगो है कि पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब हो जाएं, ताकि दुनिया की मुश्किलात कम हो। नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, कराची में दिन हो या रात लूटमार की वारदातें मुसलसल जारी हैं, बल्कि बढ़ती जा रही हैं। अब तो डाकू के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि नाके लगाकर लूटने लगे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो एक बहुत वायरल है, जिसमें PECHS सोसाइटी में डाकू ने एक डिलीवरी बॉय को लूट लिया। मगर यह सिर्फ एक वारदात नहीं, एक जिद्दोजहद करते तालिब इल्म की कहानी है। यह फूड डिलीवरी बॉय कोई आम शख्स नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है,
जो दिन में तालीम हासिल करता है और रात को डिलीवरी करके अपने ख्वाबों को जिंदा रखने की कोशिश करता है। इस रात भी वो ड्यूटी पर था कि अचानक मुसल्लह मुल्जिमान आ पहुंचे, असलहे के जोर पर उसे यरगमाल बनाया और उससे मोबाइल फोन, नकदी और घड़ी छीन ली गई। जाते जाते वो उसका खाने का सामान भी ले गए। शायद उन्हें यह एहसास ही नहीं था कि वो सिर्फ एक शख्स को नहीं बल्कि उसके ख्वाबों को लूट रहे हैं। यह वाकया 22 अप्रैल को पेश आया और इसकी रिपोर्ट मुतल्लिका थाने में दर्ज भी करवा दी गई। मुतासर नौजवान अबसारुल हक ने बताया कि डाकू बार बार उसे पीछे हटने का कह रहे थे और एक लम्हा ऐसा भी आया जब एक मुल्जिम ने दूसरे से कहा कि इसे मार दो। वो कहता है, मैंने मिन्नत की कि पैसे ले लो मगर शनाख्ती कार्ड और कागजात वापस कर दो, मगर वो सब कुछ ले गए और बेबसी में ये नौजवान जमीन पर बैठ गया। अबसारुल हक कहता है कि अगर वो मेरी जान ले लेते तो मैं क्या कर सकता था। आज उसके पास मोबाइल नहीं, वो काम पर नहीं जा पा रहा, किस्तों पर लिया गया मोबाइल भी चला गया और उसके साथ उसकी मेहनत और उसकी उम्मीद भी टूट गई। लेकिन ये कोई पहला वाकया नहीं। रोशनियों का शहर कराची आज जराइम के अंधेरों में डूबा है। चोरी, डकैती, कत्ल, भत्ताखोरी और स्ट्रीट क्राइम्स यहां रोजमर्रा का मामूल बन गए हैं। आदाद शुमार खुद चीख चीख कर हकीकत बयान कर रहे हैं। 2026 के पहले 3 माह में कराची में 14,000 से ज्यादा जराइम रिपोर्ट हुए, 134 अफराद कत्ल हुए और 10,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी हुई या छीन ली गई। CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक 478 गाड़ियां, 10,154 मोटरसाइकिलें और 3,943 मोबाइल फोन शहरियों से छीन लिए गए। सिर्फ मार्च में 1,265 मोबाइल फोन छीन लिए गए, जिनमें अबसारुल हक भी शामिल है। मगर सवाल यह है कि आखिर कानून के महाफिज कहां हैं। IG सिंध जावेद आलम उडो कहते हैं कि शहर में 30,000 सेफ सिटी कैमरे अब बढ़कर 40,000 हो चुके हैं। मगर सवाल यह कि ये कैमरे आखिर किस मर्ज की दवा हैं जो डाकुओं और स्ट्रीट क्रिमिनल्स को नहीं देख सकते। अगर कोई शहरी ट्रैफिक कानून तोड़े तो फौरन कैमरे की नजर में आ जाता है, ई चालान फौरन पहुंच जाता है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में सिर्फ 54 घंटों में 11,55,65,000 रुपए के जुर्माने वसूल किए गए। अरब रुपए ई चालान की मद में जमा हो रहे हैं। मगर सवाल यह है कि रकम कहां जा रही है। कराची की शहरियों की हिफाजत पर क्यों खर्च नहीं हो रही। कराची के लोग कब तक सड़कों पर लुटते रहेंगे। अबसारुल हक जैसे नौजवानों के ख्वाब कैसे पूरे होंगे। इस सारे वाक़े पर बात करने के लिए ये मुतासरा शख्स अबसारुल हक हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अबसार आपके वक्त का। अबसार, सबसे पहले तो ये बताइएगा इस वाक़े की मुख्तसर तफसीलात और दूसरा ये बताइएगा कि पुलिस कंप्लेन के बाद अब तक क्या कार्रवाई हुई है। सर, ये वाक़या जो बुध के दिन हुआ था मेरे साथ, तो जब हुआ था तो मैंने फ़ौरन से FIR करवाई थी उस टाइम। और उसके अगले दिन जो है मुझे SHO साहब ने तलब किया था, उन्होंने मुझे बुलाया था, मुझसे पूरी जो है तफ्तीश ली थी, सब कुछ किया था उन्होंने फिर अपनी तहकीकात स्टार्ट कर दी थी। स्टार्ट करने के बाद फिर उन्होंने 2 दिन 3 दिन अपना ऑपरेशन जारी रखा था। तो मुझे बुलाते रहे, मुझसे मुसलसल कॉन्टेक्ट में रहे वो। उसके बाद आज उन्होंने मुझे बुलाया था और उन्होंने एक मुलजिम जो है, वो 2 फर्द थे, बाइक सवार थे, तो उन्होंने एक को जो है हिरासत में ले लिया है और उसके पास से जो है सामान, रिकवरी का जो सामान था वो नहीं हुआ है, बाकी पर मुलजिम जो है पकड़ लिया गया है। और जो दूसरे की अभी तक जो है तलाश जारी है। और SSP निदा ने मुझे एतमाद में इस बात के लिए है कि इंशाल्लाह आपका मोबाइल जो है वो भी इंशाल्लाह रिकवर कर दिया जाएगा और बहुत जल्द आपका जो दूसरा मुलजिम है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में। अच्छा अबसार, ये बताइएगा आपसे क्या क्या सामान उन्होंने छीना, क्योंकि वीडियो में तो नजर आया आपके एयरबड्स भी आपसे ले लिए और खाना भी ले गए। मेरे पास जो है वो मेरा मोबाइल था, वो उन लोगों ने मुझसे ले लिया था। मेरा पर्स था, उसके अंदर जो मेरा कैश था और पर्स के अंदर NIC कार्ड, ATM कार्ड, गाड़ी के पेपर्स वो सब पर्स में थे और 3500 रुपये कैश था, वो उन्होंने ले लिया था मुझसे। और मेरे एयरबड्स मेरे कानों में लगे हुए थे, वो मेरे कानों से निकाल लिए थे उन्होंने। और मेरा जो फूड पांडा का जो ऑर्डर था, जो मैंने डिलीवर करना था, जो मैंने डिलीवरी मुकम्मल नहीं की थी, उससे पहले ही उन्होंने वो डिलीवरी भी सब कुछ ले गया। उन्होंने कुछ भी मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा। अब अबसार, इस CCTV फुटेज जो आपने देखी, इसके आखिर में जब वो चले गए तो आप बेबसी की हालत में ज़मीन पर बैठ गए और मुंह पर हाथ रख लिए। क्या उस वक्त सोच रहे थे आप, या क्या गुफ्तगू अल्लाह से की आपने? उस टाइम सोच सबसे पहले, क्योंकि जो हिम्मत जो है वो बिल्कुल टूट चुकी थी। और फिर अल्लाह का शुक्र अदा भी इस बात के लिए किया क्योंकि मेरी जान बख्श दी थी उन्होंने मुझे ये कहा था कि इसे गोली मार दे, और मुझे कह रहा तुझे मार दे हम। तो उस टाइम मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। और हिम्मत उस टाइम बिल्कुल हिम्मत भी टूट चुकी थी मेरी, क्योंकि जो कस्टमर थे ना, वो दरवाजा उन्होंने खोला था, फिर उसके बाद बंद कर दिया, क्योंकि वो लेडीज थी
जिन्होंने दरवाज़ा खोला था, तो वो इस वजह से वो ज़्यादा वो घबरा गई, तो मेरी हिम्मत तो बिल्कुल उस टाइम टूट चुकी थी। और जब उन्होंने मुझे ये कहा था कि इसे गोली मार दें, तो उस टाइम तो ऐसी कैफियत तारी हो गई थी कि मतलब अब सब कुछ खत्म हो गया, मौत जो है वो सामने खड़ी हुई है। उस टाइम मेरे साथ जब अफसार उन्होंने कहा कि जब अपने साथी से वो कह रहा था कि इसको गोली मारते हैं, आपने जवाब में क्या कहा? कुछ गुफ्तगू सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि आप भी कुछ बोल रहे हैं? उन्होंने ऐसा कहा था मुझे, तो मैंने उनसे उन्होंने जो है मैं जब उन्होंने जब मुझे ढूंढा तो मुझे कह रहे हैं कि हाथ ऊपर कर लो। मैंने हाथ ऊपर कर लिए थे और फिर उन्होंने बोला हाथ जो है ना सामने की तरफ एक साथ जोड़ के खड़ा हो जा। तो मैंने दोनों हाथों को एक साथ जोड़कर सामने की तरफ मैं खड़ा हो गया था उनके पास। तो उसके बाद जब फिर उन्होंने ये बोला कि इसको मार, तुझे मार दे, उन्होंने जब मुझे सिखा था तो मैंने कहा आपको मोबाइल वगैरह अपने सब मुझसे ले लिया, अब आप मुझे बख्श दें, मैंने उनसे ये कहा। और उन्होंने फिर सीसीटीवी की कैमरे की तरफ देखा था, और जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरा देखा था उसके बाद वो फौरन भाग गए वहाँ से, फौरन भाग गए थे वहाँ से। अच्छा अफसार, ये बताइएगा, आप इस जॉब के अलावा पढ़ाई भी करते हैं और अपने सारे अखराजात इसी जॉब से पूरे कर रहे हैं? जी मैं पढ़ाई करता हूँ, दाऊद यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, BS एनवायरमेंटल साइंस कर रहा हूँ। और जो फूड पांडा में चलाता था तो पार्ट टाइम वो मैं जॉब करता था, जो अपनी जो सेविंग्स और जो अपना रूटीन के जो अखराजात और यूनिवर्सिटी के कुछ अखराजात जो हैं वो मैं यहीं से पूरा करता हूँ। तो अभी आपने क्या सोचा, क्योंकि मोबाइल आपने जो लिया वो इंस्टॉलमेंट्स पर था, अब आप कैसे कंटिन्यू करेंगे? जी बिल्कुल, मैंने मोबाइल इंस्टॉलमेंट पे लिया था, उसके इंस्टॉलमेंट जो है वो रिसेंट टाइम अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने मुकम्मल की थी। और जब मेरा मोबाइल मेरा खुद का अपना हो गया था तो वो फिर आगे वो लूट कर चला गए थे। और अभी तो मैं कुछ कर नहीं रहा, अभी घर पर हूँ कि मोबाइल मेरे पास मौजूद नहीं है। और अफसार, क्या जब आप ये जॉब कर रहे हैं जिसमें आप फूड डिलीवरी करते हैं, कंपनी की तरफ से कोई इंश्योरेंस भी होती है? कंपनी ने कंपनसेट करने की कोशिश की? जी कंपनी इस चीज़ में कोऑपरेट करती है। कंपनी ने मुझे पीर के दिन बुलाया है और फिर देखते हैं कंपनी उस पर क्या रिस्पॉन्स देती है क्या नहीं। पीर के दिन मुझे कंपनी ने बुलाया है अपने पास के, और फिर वो सारी तहकीकात तफ्तीश वो मुझसे लेंगे। उसके बाद जो कंपनी इंश्योरेंस क्लेम करती है, क्या करती है क्या नहीं, वो फिर तो पता चलेगा। अफसर, आप क्या सोचा? अब मोबाइल भी चोरी हो गया, जो वाहिद जरिया था जिसके थ्रू आप अर्निंग कर रहे थे, तो अब क्या सोचा आपने? सबसे पहले तो फिर स्टेशन पे मैंने रिपोर्ट करवाई थी, तो उन्होंने मुझे वहीं पर इस चीज़ का एतमाद में लिया। इंशाल्लाह आपका जो भी जो है ये सिस्टम है, जो भी आपके सामान गए हैं, जो भी आपकी रिकवरी है इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे। तो फिर मैं उसी एतमाद पे था कि मुझे मेरा जब मोबाइल वापस मिल जाएगा तो फिर काम दोबारा स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए फिर बैठे हैं अभी। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया अफसर। ये पहली जिम्मेदारी होती है हुकूमत की कि वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे अपनी आवाम को, अपने लोगों को। बहुत शुक्रिया, और हम दुआ करते हैं कि आपके लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा करें और आप जो है वो ज़िंदगी में बहुत कामयाब हों। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।